तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। बुक 2 चैप्टर 4 भारत में दल और दलीय व्यवस्था, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया के टॉपिक सिंडिकेट इसलिए क्योंकि इसके बिना ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांग्रेस में फूट और विभाजन, पार्टीशन एंड स्प्लिट इन कांग्रेस, इसके बिना ये पूरा नहीं हो सकता। तो आज हम सिर्फ ये दो चीजें पढ़ेंगे, या यूं कह लो कि ये एक ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये सिंडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंडिकेट का अर्थ, मीनिंग क्या है। कांग्रेस के भीतर मतलब कांग्रेस के अंदर, विद इन द कांग्रेस, प्रभावशाली नेताओं का गुट, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जिनका कांग्रेस में प्रभाव या दबाव था, के गुट को, कुछ ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस में जिनका पूरी कांग्रेस पे प्रभाव था, नेता थे, उस गुट को बोला जाता था सिंडिकेट। तो कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली नेताओं के गुट को सिंडिकेट बोला जाता था। इससे ज्यादा आप अर्थ में कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें आपका एक हो या दो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, दो में आपको लिखने पड़ सकते हैं मुख्य नेता, जो अब हम देखते हैं। सिंडिकेट के प्रमुख नेता, यह भी आ जाता है कई बार कि आप 4 नेता, 2 नेता के नाम बताए और वो कौन से क्षेत्र से थे। तो पहला नेता आएगा के कामराज, जो मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे। दूसरा बंबई के एस.के. पाटिल। तीसरा मैसूर के निजिलगप्पा। चौथा आंध्र प्रदेश के एन. संजीव रेड्डी। और पांचवा पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष। ये 5 लीडर बहुत ही मुख्य नेता माने जाते हैं सिंडिकेट के। तो इंग्लिश वालों के लिए ये सारे नाम आ चुके हैं। तो अब आपको अर्थ, मुख्य नेता पता चल गए, 1-2 में आप आराम से इनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्यों सिंडिकेट पढ़ रहे हैं उसको समझो कि सिंडिकेट का महत्व क्या था। इन्हें कांग्रेस में किंग मेकर समझा जाता था, राजा बनाने वाला। मतलब कांग्रेस के अंदर कौन व्यक्ति क्या बनेगा, कांग्रेस के किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा, किसको कौन सी पोस्ट पद मिलेगा, ये सब निर्णय या डिसीजन ये लोग लेते थे। मंत्रिमंडल के गठन, मंत्रिमंडल कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, कांग्रेस सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट की नीतियां, पॉलिसीज क्या होंगी, योजना, प्लानिंग क्या होगी, इस सब के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, या यूं कह लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। मतलब कांग्रेस के अंदर सारे निर्णय समझ लो कि इन नेताओं या सिंडिकेट के द्वारा लिए जाते थे। अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ जाएगा कि सिंडिकेट का महत्व क्या है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद, देखो नेहरू जी से पहले या नेहरू के शासनकाल में सिंडिकेट उभर नहीं पाया था, क्योंकि नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ये वो नेता थे जिनके सामने बाकी नेता इतने सक्षम नहीं हुए कि इनके प्रभाव और इनकी छवि के सामने खड़ा हो सके। लेकिन नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट का ही बहुत बड़ी भूमिका थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट ने ही महत्वपूर्ण भूमिका या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें किंग मेकर क्यों कहा जाता था। तो अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आने के चांसेस भी है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके सामने आकर एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक बात याद रखना, इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना और लिखना, क्योंकि इसमें अगर एक आधी बात भी ऊपर नीचे हुई तो डायरेक्ट आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं टॉपिक में आगे। टॉपिक क्या है? कांग्रेस में फूट और विभाजन के कारण, कॉजेज ऑफ पार्टीशन और कह लो डिवाइडेशन, पार्टीशन एंड स्प्लिट इन कांग्रेस। कांग्रेस में किन कारणों या वजह से विभाजन हो गया और फूट पड़ गई, या फूट पड़ गई और विभाजन हो गया। तो जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक में आगे। तो कांग्रेस विभाजन, पार्टीशन, फूट, स्प्लिट का पहला कारण या पहला पॉइंट आता है इंदिरा गांधी और सिंडिकेट में तनाव, टेंशंस बिटवीन इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट। अभी हमने सिंडिकेट के बारे में पढ़ लिया।
इसीलिए मैंने आपको सिंडिकेट के बारे में पहले बताया कि सिंडिकेट क्या था और वो क्या करता था। तो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में टेंशन थी, तनाव था। वो क्या था? देखो, सिंडिकेट क्या चाहता था या करता था। सिंडिकेट इंदिरा जी पर दबाव बनाकर रखना चाहता था, प्रेशराइज करना। सिंडिकेट का मकसद था किसी भी तरह इंदिरा गांधी को प्रेशराइज, दबाव या अपनी पकड़ में रखा जाए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहे, लेकिन निर्णय, फैसले, नीतियां सिंडिकेट की रहे। इंदिरा जी पर दबाव, और ऐसा नहीं कि दबाव के उदाहरण नहीं है, दबाव के उदाहरण भी है। इंदिरा जी पर दबाव डालकर ही सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर बनवाया। अब इंग्लिश वर्जन नीचे आ रहा होगा, मेन बात आपके समझने की है। दबाव डालकर ही, फिर से प्रेशराइज करके सिंडिकेट ने निजलगप्पा को कांग्रेस का अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनवाया। मतलब सिंडिकेट का मकसद था कि किसी भी तरह से इंदिरा जी पर दबाव बनाकर रखा जाए, उन पर अपनी पकड़ मजबूत रखी जाए। अब इंदिरा जी क्या करना चाहती थी? 1967 के चुनाव के बाद, 1967 के चुनाव या उसके रिजल्ट के बाद, अब जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर से देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। मैंने उसमें 1967 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताए हैं, लेकिन शॉर्ट में फिर भी बता देता हूं। 1967 में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, के कामराज, ये बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस कैबिनेट, मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए। कई राज्यों में, 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। तो कांग्रेस की छवि बहुत खराब हो चुकी थी 1967 में। और 1967 के चुनाव परिणाम, इलेक्शन रिजल्ट के बाद इंदिरा जी ने जनता में या जनता के बीच कांग्रेस की छवि को सुधारना चाहा। इंदिरा जी चाहती थी कि कांग्रेस की छवि को सुधारा जाए और पहले जैसा कांग्रेस को, जैसे पहले था ना नेहरू जी के टाइम पर, एक मजबूत पार्टी बनाना चाहती थी। एक ऐसी पार्टी जो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हो, जनता उसे प्यार करती थी जैसे पहले, वैसे ही कांग्रेस को जनव्यापी पार्टी बनाया जाए। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि भाई कांग्रेस की छवि भी बहुत अच्छी हो जाए, जनव्यापी पार्टी बन जाए, बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस पहले जैसी स्थिति में आ जाए। तो ऐसे में उन्होंने ये बात को जाना या माना। उनका ये सोचना था इंदिरा जी का कि अगर कांग्रेस को फिर से पहले जैसी स्थिति में लाना है, पहले जैसा मजबूत बनाना है, लोकप्रिय बनाना है, जनप्रिय बनाना है, तो उनको, मतलब इंदिरा जी को सिंडिकेट से स्वतंत्र या सिंडिकेट से अलग होना पड़ेगा और इनसे अलग होकर कांग्रेस को अपना काम करना पड़ेगा। तो सिंडिकेट से अलग हुए बिना कांग्रेस को पहले जैसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। अब इंदिरा जी ने ये जान लिया था, जाहिर सी बात है कि ये चाह रहे दबाव बनाए और इंदिरा जी कह रही है कि अलग हो जाए, स्वतंत्र हो जाए सिंडिकेट से, ताकि किसी भी तरह से कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाया जाए। तो ऐसे में क्या था, सिंडिकेट और इंदिरा जी में दोनों में तनाव या टेंशन थी। और ये तनाव और टेंशन सिंडिकेट में और इंदिरा जी में कांग्रेस के बीच फूट, विभाजन, स्प्लिट और पार्टीशन का कारण या कॉज बना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, कांग्रेस विभाजन में दूसरा पॉइंट, इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां, सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, मैंने पहले ही बताया कि जनता के बीच में छवि सुधारना चाहती थी और भारत में मजदूरों, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अगर कानून बनेगा, गरीबों के कल्याण के लिए कानून बनेगा, तो जनता के बीच उस पार्टी और उस नेता की छवि अच्छी होगी। तो इंदिरा गांधी ने भी वही किया। इंदिरा गांधी ने गरीबों के उत्थान, गरीबों के कल्याण, गरीबों, पुअर पर्संस के वेलफेयर के लिए नीतियां और योजनाएं बनाई। मजदूरों और किसानों की स्थिति को, सिचुएशंस को या पोजीशन को सुधारने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए कदम उठाए। इंदिरा गांधी ने तरह तरह की नीतियां मजदूरों और किसानों के लिए अपनाई और सिंडिकेट से अलग होकर अपनाई। सिंडिकेट नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी समाजवादी नीतियां अपनाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसका उल्टा किया, समाजवादी नीतियों को अपनाया और ना केवल अपनाया, उनसे संबंधित कानून भी बनाए। तो ये सबसे बड़ी बात आती है
कि इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट से अलग कदम उठाए और समाजवादी नीतियां अपनाई, और इन समाजवादी नीतियों के कारण सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी के बीच जो तनाव था वो और बढ़ गया, और वो बढ़ते बढ़ते धीरे विभाजन की तरफ चला गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट आता है कांग्रेस विभाजन के कारण में 10 सूत्री कार्यक्रम, 10 पॉइंट एजेंडा या प्रोग्राम। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियों में ये 10 सूत्री कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस कार्यक्रम या इस एजेंडे या 10 सूत्री कार्यक्रम के कारण सिंडिकेट और इंदिरा जी का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इंदिरा जी ने क्या किया, इसके अंदर कौन कौन से 10 मुख्य मेन पॉइंट्स या ऐसे थे जो 10 मुख्य कदम गरीबों के कल्याण के लिए उठाए थे, वो क्या क्या थे। भूमि सुधार, इंदिरा गांधी जी ने लैंड रिफॉर्म्स किए, जैसे जमींदारी प्रथा, जो जमींदारी ट्रेडिशन चला आ रहा था, गांवों में बड़े बड़े जमींदारों के पास जमीन है पर गरीब किसानों के पास कुछ भी नहीं, उसका उन्मूलन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। जोतों की चकबंदी और हदबंदी की गई। जोत जो जिस पर किसान खेती करता है, वो जोतों में जो भूमियां बटी हुई थी उनकी चकबंदी हदबंदी की गई। अब चकबंदी हदबंदी क्या होती है? चकबंदी मतलब छोटे छोटे जोत जो जिसकी वजह से उत्पादन नहीं हो पाता, जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है, उन सबको मिलाकर एक बड़ा जोत बनाया गया, चकबंदी की गई ताकि उत्पादन बढ़ जाए। हदबंदी, अगर किसी के पास एक लिमिट, एक सीमा से ज्यादा जमीन है तो उसकी हद बांध दी गई कि किसी के पास इतनी सीमा से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, हदबंदी करके उसकी वो जमीन को छीन लिया गया। तो जोतों की चकबंदी हदबंदी की गई। जमींदारों से जमीन लेकर, अब हदबंदी करी है तो ज्यादा जमीन है तो उससे सरकार ने ले लिया, और क्या किया, जमींदारों से जमीन को लेकर गरीब और भूमिहीन जो लैंडलेस फार्मर्स थे और जो गरीब पुअर किसान थे उनमें बांट दी गई। और शहरी आय का, ऐसा नहीं गांव में ही, शहरी आय का जो सिटी की इनकम थी उसका भी परिसीमन किया गया। शहरों में भी एक सीमा के बाद संपत्ति अगर है तो उसके ऊपर भी कदम उठाए गए। तो ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम में ये मेन पॉइंट्स आते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने कौन कौन से सुधार किए। तो ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम था, इसके कारण सिंडिकेट और इंदिरा जी में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, और सिंडिकेट अब इंदिरा गांधी जी को किसी भी तरह नियंत्रण करके ये समाजवादी नीतियों को समाप्त करवाना, या यूं कह लो समाजवादी नीतियों पर रोक लगवाना चाहता। तो दोनों के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कांग्रेस विभाजन का, बैंकों और आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड जनरल इंश्योरेंस। इंदिरा जी ने समाजवादी नीतियों में काफी व्यवहारिक या प्रैक्टिकल बदलाव करते हुए उनको लागू किया। इंदिरा गांधी जी किसी भी तरह से गरीबों और समाज के लिए बहुत ज्यादा हद तक कल्याणकारी नीतियां बनाना चाहती थी, और वो ये सोचती थी कि निजीकरण से बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को लाभ मिलता है, और ये जो बैंक है, जो आम बीमा है, ये गरीबों के कल्याण के लिए या लाभ के लिए बने हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने ये सब सोचते हुए 1969 में ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है, और ये सिंडिकेट की इच्छा के खिलाफ भी उठाया गया था। 1969 में इंदिरा जी ने 14 मुख्य बैंक, या यूं कह लो कि 14 बड़े बैंक, देश के 14 मुख्य मेन बैंक्स, बड़े बैंक, बिग लेवल, मास लेवल के बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया, या यूं कह लो सार्वजनिकरण, पब्लिकलाइजेशन कर दिया। मतलब अब वो बैंक प्राइवेट ना होकर सार्वजनिक थे, सरकारी थे, उनके ऊपर सरकार का था नियंत्रण था, और उनके पास जो पैसा था वो भी सरकार के द्वारा जनता कल्याण के लिए ही रखा जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के ऊपर जो नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण किया, और ये 14 मुख्य बड़े बैंक बोले जाते हैं जो प्राइवेट थे, निजी थे। आजकल उल्टा हो रहा है, सरकारी को बेचकर निजी में जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो गरीबों के कल्याण के लिए सार्वजनिकीकरण ज्यादा या समाजवादी नीतियां ज्यादा अच्छी होती है। तो इंदिरा गांधी जी ने यह किया था। इसके बाद उन्होंने देखा कि बीमा तो एक व्यक्ति की ऐसी जरूरत है, गरीब व्यक्ति की, कि उसको मिलना चाहिए ताकि अगर उसे कुछ हो जाए, गरीब मजदूरों का बीमा, किसानों का बीमा, तो उसके परिवार को कुछ ना हो। लेकिन बीमा भी निजी था। तो इंदिरा जी ने
आम बीमा जो जनरल इंश्योरेंस था उसका भी राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया। और ये दोनों ही कदम इंदिरा जी ने सिंडिकेट की इच्छा के खिलाफ उठाए थे, या सिंडिकेट नहीं चाहता था कि ये कदम उठाए जाए। तो इस कदम की वजह से बैंकों और आम बीमा के नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिकीकरण के कारण इंदिरा जी और सिंडिकेट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, या यूं कह लो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में और आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कांग्रेस विभाजन में, जो बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग बहुत देख संभाल के करना। प्रीवी पर्स की समाप्ति, टर्मिनेशन या एलिमिनेशन ऑफ प्रीवी पर्स। अब ये प्रीवी पर्स क्या है, हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं आपको बताता हूं। प्रीवी पर्स का अर्थ या मीनिंग क्या है। देशी रजवाड़ों और रियासत, जितने भी भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे, देशी रजवाड़े या राजा, जब भारत में उनका विलय किया गया था, आपने वो देखा था, आपने मेरा वो वीडियो जरूर देखा होगा, देशी रजवाड़ों का विलय वाला, जो हमारा राष्ट्र निर्माण और चुनौतियों में आता है। तो भारत में स्वतंत्रता के वक्त 565 से अधिक देशी रियासत या प्रिंसली स्टेट्स थे। और जब भारत में इनका विलय किया गया तो इन देशी रजवाड़ों को कुछ विशेषाधिकार या विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स दिए गए, उनको मुआवजा दिया गया, उनको संपत्ति में रखने की छूट दी गई। कई राजाओं को अपना महल, बड़ी हवेली रखने की छूट दी गई। और जिन राजाओं को विलय किया गया उनको, कि भाई उनके तो रजवाड़े, राजा जा रहे हैं, जमीनें जा रही हैं, तो उनको बदले में पेंशन दी जाती थी सरकार की तरफ से। इसे बोला जाता था प्रीवी पर्स। बोला जाता था कह लो या है कह लो, क्योंकि अब ये नहीं है तो था हो गया। तो प्रीवी पर्स क्या था, देशी रजवाड़ों को विलय के वक्त जो विशेष अधिकार, संपत्ति में छूट, मुआवजे इत्यादि दिए जाते थे, पेंशन वगैरह दी जाती थी, उसको बोला जाता था प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्स को इंदिरा जी ने समाप्त कर दिया, और इस प्रीवी पर्स की समाप्ति से इंदिरा जी और सिंडिकेट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया या गर्म हो गया। अब ये विवाद, इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, देशी रजवाड़ों को मिलने वाली संपत्ति में जो छूट थी उसको भी समाप्त कर दिया, और उनकी पेंशन पर भी रोक लगा दी। देशी रजवाड़ों के विशेष अधिकार जितने भी थे उनको समाप्त कर दिया। इस कदम से इंदिरा जी और सिंडिकेट के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, और यहां बढ़ गया कि अब तक तो चलो तनाव था कि दोनों एक दूसरे के सामने आकर कुछ भी खुलकर विवाद नहीं कर रहे थे, लेकिन इस कदम के बाद सिंडिकेट ने इंदिरा जी के इस कदम को देशी रजवाड़ों के साथ विश्वासघात, बेट्रेयल कहा, धोखा कहा, कि भाई जब उनको विलय कराना था तब तो तुमने उनको पेंशन दे दी, संपत्ति में छूट दे दी, अब जब वो विलय हो गए, भारत में आ गए, तो तुमने उनकी पेंशन बंद कर दी। तो ये तो उनके साथ विश्वासघात और धोखा है। और दोनों के बीच में तनाव बिल्कुल सामने, या यूं कह लो अब बिल्कुल आमने सामने या प्रकट हो गया, बिल्कुल फेस टू फेस हो गया। तो इस प्रीवी पर्स की समाप्ति ने भी कांग्रेस विभाजन, या यूं कह लो पार्टीशन और स्प्लिट में, फूट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो कांग्रेस विभाजन, फूट, स्प्लिट और पार्टीशन डिवाइडेशन का छठा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जिसके कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया, वो बोला जाता है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव या प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ 1969। अब ये पूरा बोर्ड भरा हुआ है और अभी इस पॉइंट में और ज्यादा लिखना है, तो ठीक से जहां जहां मैं जा रहा हूं और जो समझा रहा हूं वो देखना। तो 1969 की सिचुएशन क्या थी? मई 1969 में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की हो जाती है मृत्यु या डेथ हो जाती है, और देश में दोबारा होना था राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का चुनाव। अगले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस में मतभेद, कांग्रेस पार्टी में मतभेद या डिस्प्यूट था या हो गया। अब वो डिस्प्यूट क्या था इसको समझो। सिंडिकेट, लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा के चेयरमैन थे, संजीव रेड्डी,
को राष्ट्रपति के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर उम्मीदवार, कांग्रेस का कैंडिडेट बनाना चाहते थे। सिंडिकेट चाहता था कि संजीव रेड्डी को ही कांग्रेस का उम्मीदवार या कैंडिडेट बनाया जाए। किस चीज का? प्रेसिडेंट का। अब इंदिरा जी ये नहीं चाहती थी। इंदिरा जी की संजीव रेड्डी जी से नहीं बनती थी या उन दोनों के बीच में कुछ मतभेद थे। ऐसे में इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि वीवी गिरी को, अब वीवी गिरी कौन थे उस वक्त? वीवी गिरी उस वक्त तात्कालीन उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में वीवी गिरी उपराष्ट्रपति होने के नाते कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम कर रहे थे। तो इंदिरा जी चाहती थी कि वीवी गिरी को ही कांग्रेस का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए या वीवी गिरी को ही राष्ट्रपति बनाया जाए। और उन्होंने सिंडिकेट और सिंडिकेट के नेताओं से असहमति साफ दिखा दी कि इंदिरा जी नहीं चाहती कि संजीव रेड्डी जी को राष्ट्रपति बनाया जाए, वीवी गिरी को ही राष्ट्रपति बनाया जाए। तो इस प्रकार अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर सिंडिकेट और इंदिरा जी आमने सामने थे। सिंडिकेट ने संजीव रेड्डी को ही, अब सिंडिकेट भी अड़ गया। सिंडिकेट ने संजीव रेड्डी को ही, क्योंकि सिंडिकेट में ही मुख्य कांग्रेसी नेता थे, तो सिंडिकेट ने संजीव रेड्डी को ही राष्ट्रपति के रूप में कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। यहां पर लिख लो, कांग्रेस का उम्मीदवार। तो सिंडिकेट ने अपनी बात पूरी तरह से मनवानी चाहिए और कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे संजीव रेड्डी जी को ही घोषित किया कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव संजीव रेड्डी ही लड़ेंगे। अब इंदिरा जी ने इसे शक्ति परीक्षण के तौर पे लिया। इंदिरा जी ने कहा कि भाई ठीक है, अब तो शक्ति प्रदर्शन हो ही जाए या शक्ति का टेस्ट हो जाए, पावर टेस्ट हो जाए कि कांग्रेस में इनकी ज्यादा चलती है कि मेरी। और इस तरह उन्होंने इसको शक्ति परीक्षण की तरह लिया। वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता तो यही थे। तो उन्होंने वीवी गिरी को स्वतंत्र, एक फ्री कैंडिडेट या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस में पूरी तरह फूट पड़ चुकी थी। तो आपके सामने आया सिंडिकेट और इंदिरा जी में तनाव था। अब किस प्रकार? राष्ट्रपति पद को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर या राष्ट्रपति के पद को लेकर इंदिरा जी और सिंडिकेट के बीच डिफरेंसेस जो थे या डिस्प्यूट्स जो थे, मतभेद जो थे, उजागर हो गए, बिल्कुल शो हो गए, पब्लिक हो गए कि हां सिंडिकेट और इंदिरा जी में नहीं बनती और दोनों आमने सामने आ गए। अब तक चलो ठीक है, नहीं बनती थी, पता था कि हां भी दोनों में नहीं बनती, लेकिन अब ये मतभेद आमने सामने भी आग लेकर आ गए थे। किसको? इंदिरा जी को और सिंडिकेट को, कि भैया तो वो अलग चले और इंदिरा जी अलग चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट था। अभी इस पॉइंट में आगे क्या हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन में फिर क्या हुआ वो समझो। कांग्रेस अध्यक्ष निजलगप्पा ने, अब निजलगप्पा को सिंडिकेट ने ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया था, मतलब निजलगप्पा सिंडिकेट के साथ ही थे या सिंडिकेट के ही नेता थे। तो निजलगप्पा ने व्हिप जारी किया। अब जिसको नहीं पता है व्हिप क्या होता है वो समझ लो, ढंग से समझना। व्हिप का शाब्दिक जो इसका वर्ड है उसका मीनिंग या अर्थ होता है कोड़ा या चाबुक। जैसे आपने देखा होगा पहले जमाने में घोड़े को चाबुक मारते थे, चाबुक से इधर उधर करते थे, उसको डायरेक्शन या दिशा देते थे कि उसे घोड़े को क्या करना आगे। अब आप कहोगे कोड़ा या चाबुक का संसद या लोकसभा, राज्यसभा या चुनाव से क्या लेना, पार्टी या दल से क्या लेना? तो समझो ये व्हिप, कोड़ा, चाबुक क्या होता है। जब कभी भी संसद के किसी भी सदन में या संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में मतदान होना हो, वोटिंग होनी हो, और मतदान वोटिंग में जितने भी सदस्य भाग ले रहे हैं तो वो किसी ना किसी दल से तो होंगे। तो मतदान से पहले, वोटिंग से पहले हर दल अपने सभी सदस्यों को बुलाता है और हर पार्टी का अपना एक व्हिप, कोड़ा, इस पद नाम से, एक व्हिप नाम से, जिसे अर्थ कोड़ा है, इस नाम से एक व्यक्ति को
संसद में या हर दल ने अपना नियुक्त किया होता है। तो मतदान से पहले वो जो व्हिप जारी करता है वो व्यक्ति कि उस दल के सदस्यों को किस पक्ष में मतदान करना है, वो सबको सचेत करता है। व्हिप मतलब जिसे कहते हैं ना कोड़ा मार के सचेत करना कि क्या करना है, तो व्हिप जारी करता है वो दल या उस दल का सदस्य कि संसद में उस दल के सदस्य को कौन से मुद्दे पर किस पक्ष या विपक्ष में मतदान करना है, इसे बोलते हैं व्हिप। व्हिप जारी करना कोड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला, कोड़ा। तो हर दल ये मतदान से पहले अपने सदस्यों को इकट्ठा करके करता है कि भैया आपको यहां वोट डालना है, व्हिप जारी करता है। तो कांग्रेस अध्यक्ष निजिलगप्पा ने भी व्हिप जारी किया और सभी कांग्रेस के विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डालने वाले थे, संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के लिए वोट दे, ये व्हिप जारी कर दिया, या ये कहा कि सभी कांग्रेस के विधायक और सांसद संजीव रेड्डी को ही वोट दें। तो व्हिप जारी कर दिया। अब इंदिरा जी क्या करें? इंदिरा जी ने ऐसे में एआईसीसी की बैठक बुलाई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, इसकी बैठक बुलाकर सभी विधायक और सांसदों को कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और स्वतंत्र फ्री होकर मतदान दे। किसी पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर ना सही, सिंडिकेट नेताओं के प्रभाव या दबाव में ना आकर वोट ना दे, बल्कि स्वतंत्र फ्री माइंड होकर वोट दे और सही उम्मीदवार को वोट दे। तो इस प्रकार सिंडिकेट और इंदिरा जी बिल्कुल आमने सामने थे। तो इस चुनाव में क्या हुआ, नतीजा क्या निकला और फिर कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 1969 के इलेक्शन या राष्ट्रपति चुनाव या प्रेसिडेंट इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? 1969 के चुनाव परिणाम इलेक्शन रिजल्ट में वीवी गिरी दूसरे दौर सेकेंड राउंड की मतगणना या काउंटिंग में विजयी घोषित हुए या विजयी हुए। पहले दौर में नहीं जीते थे, याद रखना, एक नंबर में आ जाए कि कौन से दौर की मतगणना में, दूसरे दौर की। और इस प्रकार कांग्रेस में विभाजन या पार्टीशन होना लगभग निश्चित या फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि अब दोनों सिंडिकेट और इंदिरा जी एक दूसरे के सामने थे और अब दोनों ने अलग अलग जो चुनाव लड़ लिया था, तो इनको अलग अलग भी होना ही था। तो इनको अलग अलग होना था, तो इनका विभाजन भी होना था। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं पहले ही, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कांग्रेस विभाजन फूट के, डिवाइडेशन, पार्टीशन या स्प्लिट के 3 कारण लिखो, कई बार आ जाता है 4 लिखो, 4 ज्यादातर आता है, 3 4, तो 4 आता है तो समाजवादी नीतियां और 10 सूत्रीय कार्यक्रम को एक बना देना बड़ा पॉइंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, मुख्य है ये दो, क्योंकि ये पॉइंट भी बड़ा है तो 2 बड़े हो गए। इसके बाद प्रीवी पर्स की समाप्ति भी आ जाएगा और चौथा पॉइंट आ जाएगा सिंडिकेट और इंदिरा जी में जो तनाव वाला था। अगर 3 आ जाए तो सिंडिकेट और इंदिरा जी के बीच में जो तनाव है उसको एज अ इंट्रोडक्शन या भूमिका की तरह लिख देना कि कांग्रेस विभाजन के कारण में सिंडिकेट और इंदिरा जी के तनाव ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और फिर आप बता देना सिंडिकेट क्या था एक लाइन में और दोनों के बीच में तनाव क्या था, वो दबाव बना के रखना चाहते थे और इंदिरा जी उनसे अलग होना चाहती थी। और अगर 4 पॉइंट आ जाए तो उसको अलग कर देना और 6 का आ जाए तो इनको अलग कर देना। तो आपको 6 दिए हैं, आप 4 बड़े बनाओ, 3 बड़े बनाओ या 6 अलग अलग बनाओ, जैसी परिस्थिति हो उसको वैसे मैनेज कर लेना। ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। अब बढ़ते हैं कांग्रेस विभाजन की तरफ कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, कौन कौन सी पार्टियां बनी। तो अब हम आ जाते हैं कांग्रेस विभाजन के कारणों के बाद कांग्रेस का विभाजन, पार्टीशन, डिवाइडेशन या स्प्लिट इन कांग्रेस, कांग्रेस में विभाजन किस प्रकार हो गया और कितने भागों में बट गई और वो कौन कौन सी थी। राष्ट्रपति चुनाव मैंने अभी बताया था आपको कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव और प्रीवी पर्स की समाप्ति, जो आपको दोनों टॉपिक बताए थे अभी या दोनों पॉइंट बताए थे। इसके बाद मोरारजी देसाई ने दे दिया इस्तीफा कांग्रेस से। मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद लगातार सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी में तनाव बढ़ता चला गया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने कर दिया निष्कासित, या यूं कह दो 1969 में कांग्रेस अध्यक्ष निजिलगप्पा ने
इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया कि भैया ये पार्टी से हटाए जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जिलगप्पा। और इंदिरा गांधी जी के साथ जगजीवन राम जी को भी निकाल दिया गया। ये भी इंदिरा गांधी के खास व्यक्तियों में या खास पसंदीदा लीडर में से एक थे। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी को और जगजीवन राम को पार्टी से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो नीलगप्पा ने इलेक्शन के बाद, राष्ट्रपति चुनाव के बाद इनको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी? भले ही आप इंदिरा गांधी जी को हटा रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक बड़ा गुट ऐसा भी बन चुका था जो इंदिरा गांधी के साथ था। इस प्रकार जो कांग्रेस थी वो पूरी तरह दो भागों में विभाजित हो गई या बट गई। पहली कांग्रेस बनी कांग्रेस से टूटकर या विभाजित होकर कांग्रेस ओ, याद रखना ये नाम, ओ बनी पहली कांग्रेस, कांग्रेस ओ या संगठन, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इस कांग्रेस ओ को पुरानी कांग्रेस भी बोला जाता था। सिंडिकेट से संबंधित सारे नेता और सिंडिकेट के साथ में जो कांग्रेस से अलग हुए थे तो वो बन गए कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस संगठन। दूसरी बनी कांग्रेस आर मतलब रूलिंग, जिसके पास रूल है, पावर है, सत्ता है, इसे बोला गया कांग्रेस सत्ता या कांग्रेस रूलिंग। अब ये कांग्रेस आर कौन सी थी? ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी। इसे नई कांग्रेस भी बोला जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, पुरानी कांग्रेस हो गई समाप्त, धीरे धीरे वो खत्म हो गई और नई कांग्रेस को ही असली कांग्रेस, वास्तविक कांग्रेस या कांग्रेस बोला जाने लगा या कहा जाने लगा, क्योंकि पुरानी कांग्रेस धीरे धीरे लगभग समाप्ति हो गई। तो आज हमने जो दो टॉपिक पढ़े हैं, इसके आगे भी इसी में आएगा 1971 का चुनाव, ग्रैंड अलायंस से मुकाबला, 1971 के चुनाव का परिणाम, गरीबी हटाओ। लेकिन अगर हम उन टॉपिक्स को भी इसी वीडियो में करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उन सब टॉपिक्स को हम इसकी चेन, इसके लिंक में अगली वीडियो में करेंगे। जब तक आप इन दोनों टॉपिक्स को, सिंडिकेट, इंदिरा गांधी जी में तनाव, कांग्रेस विभाजन के कारण, कांग्रेस में विभाजन, ये सब आप ठीक से अच्छे से समझकर नोट्स बनाकर याद करिएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2020 हमारे लिए कितना खतरनाक गया है हम सब जानते हैं, कोरोना काल, लेकिन 2021 आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। मेरी तरफ से आप सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।